नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। प्रादेशिक शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 21 फरवरी से। कृषक सीख रहे गन्ने की उपज बढ़ाने की तकनीक। राज्य के 26 जनपदों में संकर मक्का प्रोत्साहन योजना। 4,216 लाख कुंतल गन्ने की पेराई। पुरस्कृत होंगे 26 कृषि वैज्ञानिक। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की ठोस पहल। और अब समाचार विस्तार से। प्रादेशिक फल शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 21 एवं 22 फरवरी को राजभवन प्रांगण में आयोजित की जाएगी। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा समापन व पुरस्कार वितरण राज्यपाल करेंगे। इस बार प्रदर्शनी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए दूसरे राज्यों को भी आमंत्रित किया जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में बिहार के गन्ना किसानों के लिए 5 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सत्र शुरू किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें बिहार के हरिनगर तथा नरकटियागंज चीनी मिल क्षेत्र के 50 गन्ना किसान गन्ने की खेती के नवीनतम तकनीक की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बिहार के जलवायु के लिए उन्नत गन्ना किस्मों, जलभराव की स्थिति में गन्ना खेती का उन्नत तकनीक, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, गन्ना बुआई विधियां, गन्ने के साथ सहफसली खेती, गन्ने के नाशी कीटों व बीमारियों की पहचान एवं प्रबंधन, सिंचाई जल बचत तकनीक, आधुनिक कृषि यंत्र पर आवश्यक जानकारी किसानों को दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014-15 में रबी एवं जायद में 26 जनपदों में संकर मक्का प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। योजना का उद्देश्य मक्का के उत्पादन में वृद्धि तथा संकर मक्का को कैश क्रॉप के रूप में स्थापित करना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। संकर मक्का के दाने अनाज, भुट्टा, चारे, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न आदि के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं, जिसका किसानों को लाभ मिलेगा। प्रमुख सचिव गन्ना चीनी उद्योग प्रदेश में चालू पेराई सत्र में अभी तक 4,216 लाख कुंतल गन्ने की पेराई हो गई है, जिससे 388 लाख कुंतल चीनी का उत्पादन हुआ है। वर्तमान में चीनी का परता 9.22% है। चालू पेराई सत्र में 8,043 करोड़ रुपए किसानों के गन्ना मूल्य की देयता के सापेक्ष अभी तक 5,057 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। यह जानकारी विभागीय सूत्रों ने दी है। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज उपास द्वारा 26 कृषि वैज्ञानिकों से पुरस्कृत किया जाएगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के सूत्रों ने दी। योजना के तहत उपास द्वारा 5 वर्गों में 26 पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों में 1 लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार, 17 विशिष्ट कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार, 2 विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार, 2 विशिष्ट युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, 4 सर्वोत्कृष्ट थीसिस पुरस्कार शामिल हैं। प्रदेश में दुग्ध उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु बड़े शहरों में 800 नए मिल्क बूथ एवं मिल्क पार्लरों की स्थापना की गई है, जबकि 267 दुग्ध संकलन केंद्रों को विपणन हब के रूप में विकसित किया गया है। जनपद कन्नौज के उम्रदा तिरवा क्षेत्र में 30,000 लीटर दैनिक क्षमता के नए दुग्ध अवशीतन केंद्र की स्थापना की जा रही है। जनपद आजमगढ़ में बूढ़नपुर में 10,000 लीटर दैनिक क्षमता के नए डेयरी प्लांट की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो गया है। और अब आइए एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भावों पर। गेहूं मेरठ में 1,285 रुपए कुंटल, उन्नाव 1,530 रुपए कुंटल, फैजाबाद 1,510 रुपए कुंटल, इटावा 1,550 रुपए कुंटल। चावल मेरठ 2,820 रुपए प्रति कुंटल, उन्नाव 2,125 रुपए प्रति कुंटल, फैजाबाद 2,070 रुपए प्रति कुंटल, इटावा 2,200 रुपए प्रति कुंटल। चना मेरठ 3,250 रुपए प्रति कुंटल, उन्नाव 3,725 रुपए प्रति कुंटल, फैजाबाद 3,670 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा 3,300 रुपए प्रति क्विंटल। और अब सब्जियों के भाव। आलू मेरठ 510 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 530 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद 680 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा 570 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज मेरठ 920 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 1,450 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद 1,475 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा 1,700 रुपए प्रति क्विंटल।
हरी मटर मेरठ 870 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव 1700 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद 1900 रुपये प्रति क्विंटल, इटावा 2000 रुपये प्रति क्विंटल। हरी मिर्च मेरठ 1110 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव 2500 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद 1825 रुपये प्रति क्विंटल, इटावा 2500 रुपये प्रति क्विंटल। टमाटर मेरठ 750 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव 1100 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद 1000 रुपये प्रति क्विंटल, इटावा 970 रुपये प्रति क्विंटल। और अब फलों के भाव। मौसमी मेरठ 1280 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव 2300 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद 1975 रुपये प्रति क्विंटल, इटावा 2060 रुपये प्रति क्विंटल। सेब मेरठ 5150 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव 6600 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद 4980 रुपये प्रति क्विंटल, इटावा 6600 रुपये प्रति क्विंटल। केला मेरठ 900 रुपये प्रति क्विंटल, उन्नाव 1950 रुपये प्रति क्विंटल, फैजाबाद 2175 रुपये प्रति क्विंटल, इटावा 3400 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होता है और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान तुरंत फोन के द्वारा अपने विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। अब आपको जिज्ञासा होगी कि हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि जागरूक किसान वही होता है कि किसी भी फसल का सीजन आने के पहले पूरी तैयारी कर ले। जैसे अभी आम का सीजन आने वाला है, अमरूद का आने वाला है, गर्मी वाली सब्जियों की नर्सरी पड़नी है, तो ये सब बहुत सारी चीजें जिनकी तैयारी करनी होती है। तो इसी से संबंधित है हमारा आज का विषय, फल एवं सब्जियों में सामयिक कार्य। अगर इस विषय से संबंधित कोई समस्या है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। उठाइए कागज और कलम, लिखिए हमारा फोन नंबर है 0522
2282289698 हमारा अगला नंबर है 0522220555 हमारा टोल फ्री नंबर जिस पे आप निःशुल्क बात कर सकते हैं 1800 तो किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर आर.के. तोमर जी। आप है उप निदेशक शोध उद्यान भवन लखनऊ। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं फल एवं सब्जियों में सामयिक कार्य पर। तो फल से प्रारंभ करते हैं। फल जो फलों का राजा है जैसे आम, तो आगामी आने वाले महीनों में फसल आने वाली है, फूल की स्थिति आने की बन रही है, तो ये सब अवस्था देखते हुए हमारे किसान को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या तैयारी करें? जो इस समय अवस्था चल रही है वो इस बात की नींव रखती है कि हमारी आगामी फसल कैसी होगी। यह बहुत ही क्रिटिकल एक तरह से समय है आम उत्पादकों के लिए। इस समय यदि कोई भी किसान भाई या आम उत्पादक इस समय को चूक जाता है या इस समय पर सही देखभाल नहीं करता है तो उसको 1 साल के लिए पछताना पड़ता है। इसके लिए जैसे ही बोर निकलने लगता है, चाहे फफूंदी या चाहे कीट, जो हमारे हानिकारक कीट हैं या जो फफूंदी हैं, वो दोनों ही आक्रमण करना शुरू कर देती है। और एक कीट तो दिसंबर के महीने से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसे आप गुजिया कहते हैं। जिन किसान भाइयों ने, जिन आम उत्पादकों ने दिसंबर के महीने में अपने आम के मुख्य तने पर पॉलीथीन की सीट नहीं बांधी, उसके ऊपर और नीचे ग्रीस या मिट्टी नहीं लगाई, तो जो गुजिया है उसके अंडे से जो छोटे छोटे बच्चे निकल जाते हैं वो सीधे पेड़ के ऊपर तने के रास्ते ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। और वो आप देखेंगे इस समय, उस समय भूरे रंग के रहते हैं, इस समय वो सफेद रंग में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। उनके ऊपर वैक्स की एक लेवर चढ़ती चली जाती है और जो कीटनाशक दवाइयां हैं उनका उस पर ऊपर प्रभाव भी कम होने लगता है। तो और वो जहां बोर निकलने लगता है उसके पास जाकर के चिपक जाती हैं और रस चूसने लगती है। फिर आपकी बोर का जो विकास है वो रुक जाता है। आगे बोर खिलता है, फल बनते हैं, तो उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे फूलों के बारे में आम के। एक किसान भाई योगेंद्र जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन पर। हेलो, नमस्ते। नमस्कार योगेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? पीलीभीत गांव सरौदा से बोल रहे हैं। अच्छा, पीलीभीत से। बताइए क्या समस्या है आपकी? सर, हमारे आम के पेड़ों पे बाग है, सर उनमें बॉल आ रहा है, तो सर किनकी स्प्रे करें सर, कौन सी दवाई? देखिए, आपको जो आपके कीड़े या बीमारी लगे हैं पहले उसको देखिए कि आपके यहाँ किस कीड़े का प्रकोप है। यदि आपके बोर में बोर निकला हुआ है और उसमें कहीं काला निशान पड़ा हुआ है या बोर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें मैंगो मिज लगा हुआ है। इस समय मिज के अलावा और दूसरा मैंने अभी जो बता रहे थे, दूसरा गुजिया कीट है सफेद रंग की, अगर वो है उसको भी देख लीजिए। और इसके साथ साथ फफूंदी भी आपको देख सकते हैं, क्योंकि मौसम इस समय चल रहा है, कभी बदली वाला हो जाता है, कभी बरसात हो जाती है, कभी धूप निकल जाती है। इसके साथ साथ काला बन रोग, जिसको हम एंथ्रेक्नोज भी कहते हैं, हल्के हल्के धब्बे से जगह जगह मिलते हैं। और जब अगर आर्द्रता मौसम में ज्यादा हो जाएगी तो वे चकते आपस में मिलकर वो काला काला बन जाएगा। आमतौर से फिर सारा बोर काला पड़ जाता है और वो झड़ जाता है। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुज जी हैं लखनऊ से फोन पर। हेलो जी, नमस्कार जी। हाँ, बताइए अनुज जी, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? जी सर, ऐसा है, हमारे जो आम का फसल आने वाली है तो उसमें ऐसा है कि पहले से उसमें मेरे आम थोड़ा बड़े बड़े हैं, उसमें आम में कीड़े उड़े लग जाते हैं पहले शुरुआत में। ऐसे दौर में क्या करना चाहिए? देखिए, अभी जो बता रहे थे, अभी पहले भी एक दूसरे भाई का फोन आया था, उनको भी यही बता रहे थे। आप एहतियात के तौर पर घुलनशील गंधक का 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव और उसके साथ कोई भी एक इंसेक्टिसाइड, आप इमिडाक्लोप्राइड ले सकते हैं, कार्बाइड ले सकते हैं, जो ऐसे पेस्टिसाइड जो प्रतिबंधित ना हो, जो और दूसरा जो है सिंथेटिक पैराथ्राइड की श्रेणी में ना आते हों, वे आप देख लीजिए और उनका स्प्रे आप इसमें करें, जिससे कि आप आगे जो छिड़काव करेंगे आप इसके अच्छी तरह से रोकथाम कर सकते हैं। यदि थोड़ा सा समय होता है, मौसम ज्यादा गर्म हो जाता है, तो घुलनशील गंधक के स्थान पर आप बाविस्टीन का उपयोग कर सकते हैं। 100 ग्राम जो बाविस्टीन जो है 100 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर सकते हैं, जो फफूंदीनाशक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हमने डॉक्टर साहब देखा है कुछ किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आने के लिए भी कोई हम प्रश्न कर आगे करेंगे, लेकिन एक किसान भाई और हमारे साथ आ गए हैं फोन पर। हेलो जी,
हेलो, हाँ विनोद जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं कि हमारी जो बाग थी आम की, जी जी, लगभग वो खत्म हो रहे हैं पेड़। हाँ जी, तो कुछ पेड़ बचे हैं, तो उसमें हमने नीचे गेहूं की फसल बो रखी है। जी जी, ठीक है सर। जी जी। तो उसमें फसल बो रखी, लेकिन आमों में बोर भी निकल रहे हैं। हाँ जी, और इस समय गेहूं में पानी लगाने जी की जी जी व्यवस्था है। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात। तो अगर पानी लगा रहे हैं तो क्या बोरों में विपरीत असर पड़ेगा? देखिए, ये आपको एक थोड़ा सा मैं वैज्ञानिक तथ्य बता देता हूं इसका। दोनों, आप जब आपने इसमें गेहूं बो रखे हैं तो आपको पानी लगाना आवश्यक है, आपकी प्राथमिकता गेहूं हो गई है। और क्योंकि इसका प्रभाव आपके फल पर भी पड़ेगा, इससे आपकी बोर की प्रक्रिया थोड़ी सी डिले हो जाएगी। ऐसा नहीं कि आपका अगर आपने पानी लगा दिया तो बोर नहीं आएगा, फूल नहीं खिलेगा, फल नहीं बनेंगे, बल्कि ये होता है कि बोर की जो प्रक्रिया होती है निकलने की, थोड़ी सी डिले हो जाती है। एक तरह से जब सूखा रहता है, जमीन सूखा रहता है, तो बोर जल्दी निकल जाता है, फूल खिल जाते हैं, फ्रूट सेट अच्छा होता है। इन पर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि जब तक फल नहीं बनता तब तक उसमें जो है आप सिंचाई ना करें। लेकिन आपकी स्थिति दूसरी है, आपको गेहूं की फसल लेनी है। अब आपको यह देखना है कि मेरा गेहूं का उत्पादन ज्यादा है या आम उत्पादन ज्यादा है। अगर आपका गेहूं का उत्पादन ज्यादा है तो आप पानी दे सकते हैं, क्योंकि आपको टोटल कुल लाभ उस प्रति इकाई क्षेत्रफल से लेना है। इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए आप अपना फायदा नुकसान इसी में देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पानी देंगे तो उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई और हमारे साथ हैं, लखीमपुर खीरी से जुड़ रहे हैं। हेलो जी, हाँ हेलो सर। हेलो जी, नाम बताएं अपना। सदा सुमोद जी, हाँ बताइए बताइए, क्या जानना चाहते हैं? वो सर, ये टमाटर में जो काला हो जाता है, टमाटर में काला मतलब पत्तियां काली हो जाती हैं? क्या कह रहे हैं, काली हो जाती हैं? हाँ जी सर, काली हो जाती पत्तियां। नहीं, देखिए, अब जैसे ही आपका पत्तियां काली होने के दो कारण हो सकते हैं। एक, अभी अब जैसे ही ठंड ज्यादा थी इस समय, या तो ठंड ज्यादा हुई हो या उसके ऊपर एंथ्रेक्नोज का प्रभाव पड़ा हो, काली काली ये हो जाती है। कहीं ब्लाइट की भी समस्या हो सकती है। तो आपकी यदि ब्लाइट की वजह से यह है तो आप मैंकोजैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइथेन M45, इंडेम M45 के जो इस नाम से आती है, उससे उसका आप छिड़काव कर सकते हैं उसमें। डॉक्टर साहब, एक अभी हमारे किसान भाई विनोद जी ने प्रश्न किया था कि नीचे गेहूं बोया है, आम का बाग है, हम उनके आगे जोड़ना चाहते हैं। चलिए ठीक है, गेहूं की सिंचाई कर दी, क्या कोई दवा ऐसी है कि अगर फूल नहीं निकल रहे हैं, फूल आ जाएं, जल्दी आ जाएं, ऐसी कोई दवा? नहीं, इस समय नहीं है। ये जो दवाई है वो आप सितंबर के महीने में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में डालते हैं। और वो उसके लिए होता है कि एक तरह से वो इनहिबिटर होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर की उसमें आते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसी से आप हर साल जब रेगुलर बियरिंग की बात करते हैं, हाँ, तो उसका इस्तेमाल तो वो समय तो डॉक्टर साहब बीत गया। जी, जी, एक राजीव जी, एक किसान है हमारे साथ है, बरेली से फोन पर है। हेलो जी सर, उसमें मेरे जो खेत में जो पेड़ है जी जी जी, मिर्ची के, मिर्ची तो काली पड़ रही है। मिर्ची का पेड़ काला पड़ रहा है? मिर्ची काली पड़ रही है, पत्तियां काली पड़ रही है? मिर्ची का पेड़ काला पड़ रहा है, पूरा पेड़ काला पड़ रहा है। ये बताइए आप, जो मिर्ची का पेड़ काला पड़ रहा है, ये कितने दिन से है? ये अभी सर्दी के टाइम से है या अचानक हुआ एकदम अभी? और पत्तियां चौड़ी हैं? अचानक काला पड़ने लगा। अचानक इस तरह से काला नहीं पड़ता। आप थोड़ा जड़ें ठीक है? हेलो, जगह पता नहीं कैसी है। देखिए राजीव जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आपकी टीवी की आवाज कम कर। आपके जो भी मिर्च के पेड़ हैं, यदि काले पड़ रहे हैं तो उसको, मिर्ची जो पेड़ हो रहे हैं उसमें जो मिर्ची आ रही है, मिर्ची काली पड़ रही है। मिर्ची तो नहीं, उसकी मिर्ची जब काली पड़ती है तो उसको ध्यान से दे दिए। उसमें धीरे धीरे या तो सड़न की स्थिति होगी। अगर 2-4 नीचे सड़न की स्थिति है तो उसको एक बार ध्यान से देखिए कि पौधा यदि स्वस्थ है तो कोई ऐसी बात नहीं। ये थोड़ा सा तापक्रम का वेरिएशन की बात आती है, इसमें किसी तरह की वो समस्या नहीं है।
मतलब ये तापमान की वजह से होता रहता है। हम आम के अलावा एक दूसरा हमारा फल होता है अमरूद का फल, तो अमरूद की बात करते हैं तो इस समय क्या कर सकते हैं बागों में? देखिए, अमरूद की जो फसल है, आमतौर से अमरूद में 3 फसल आती हैं। पहली फसल बरसात में आती है, दूसरी सर्दी में आती है, तीसरी थोड़ी सी जो फसल होती है वो हमारे बसंत ऋतु में है। कुछ पेड़ों में इस समय फल दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप मार्च के महीने के बाद जाएंगे तो उसकी जो हमारी बरसात की फसल आती है उसकी एक तरह से नींव रखी जाती है। और अमरूद में जितनी भी फलत होती है वो हमारी करंट ग्रोथ पर आती है, मतलब जो पत्तियां निकलती हैं, जो फुटाव होता है उसी के ऊपर फूल आता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें ये करना पड़ेगा, जैसे ही 3 पत्ती बन जाती है तो ऊपर से जो फूल है 2 पत्तियों के साथ उसकी या तो कटाई कर लें या उसमें सिंचाई ना करें, सूखा थोड़ा सा रखें। सूखा रखने से क्या होता है कि जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं अपने आप। और कुछ ऐसा है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एक ग्रोथ रेगुलेटर है, यदि उसका 600 से 800 ppm का छिड़काव करते हैं तो फूल गिर जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो अप्रैल के महीने में ग्रोथ आ रही है उसमें फूल ना बने। यदि हम इसकी कटाई छटाई कर देते हैं तो ये फूल, इसका थोड़ा सा पीरियड आगे बढ़ जाता है और ये जुलाई के बाद फूल आने लगते हैं। तो हमारी सारी फसल जो है बरसात से फसल कन्वर्ट होकर के आपकी नवंबर दिसंबर में फसल आती मतलब है, आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन पर हैं। हेलो जी, नाम बताएं अपना। जी अजय कुमार। अजय जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी हाँ बताइए अजय जी। हाँ, क्या समस्या है आपकी? सर, मैं जो भिंडी की बुआई करना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ आपसे। देखिए, भिंडी की बुआई का लिए बड़ी उपयुक्त समय है इस समय, और ये देखने की बात है इस समय आप हाइब्रिड भिंडी लगाते हैं या ओपन पॉलिनेटेड लगाते हैं? भिंडी अजय जी, दो तरह के बीज हमारे पास उपलब्ध रहते हैं, एक होते हैं ओपन पॉलिनेटेड और एक है हाइब्रिड। हाइब्रिड से हमारा बीज जो हमारा बीज तो दोनों में उतनी करीब करीब मात्रा लगती है, लेकिन उसका जो उत्पादन होता है हाइब्रिड से ज्यादा होता है। और हाइब्रिड की भिंडी का साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है और ज्यादा बार उसकी तोड़ाई होती है, पैदावार ज्यादा होती है। किसान भाई इस चीज का ध्यान रखें, एक तो अपने बाजार के अनुसार ही भिंडी ले, क्योंकि आमतौर से सब जगह थोड़ा सा अलग अलग रहता है। और अच्छी क्वालिटी का बीज होना चाहिए, अच्छी कंपनी हो, अच्छा इंस्टीट्यूट से बीज ले। जैसे भारत सरकार के संस्थान है जो बीज उत्पादन करते हैं भिंडी का, IIVR जो आपका वाराणसी से है वहां से ले सकते हैं, दूसरी विश्वविद्यालय उनसे ले सकते हैं। ये तो है जो हमारे ओपन पॉलिनेटेड है। जो हमारे हाइब्रिड सीड है वो कुछ प्रमुख कंपनियां हैं, उनसे भी किसी से भी ले सकते हैं जो उसके क्षेत्र में है। इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत आती है जायद में, वो होती है जर्मिनेशन की। जो हमारा अंकुरण प्रतिशत होता है जायद की भिंडी में वो कम हो रहता है, इसलिए किसान भाई थोड़ा सा पहले से ही बीज भिगो करके और उसको ट्रीट करके तभी उसको करें, जिससे कि अच्छा उसका जर्मिनेशन हो। दूसरी बात, यदि आपकी जमीन थोड़ा सा ऊपर है तो आपको उस पर ले सकते हैं, मेड पे लगा सकते हैं, जमीन के इस तरह से थोड़ा ऊंचाई पे लगा सकते हैं, जिससे पानी देने में आसानी होती है। राकेश जी फोन पर हमारे साथ है, बक्सर बिहार से हैं फोन पर। हेलो हाँ हेलो। हाँ बताइए, आपकी क्या समस्या है राकेश जी बताएं। हाँ हेलो जी। हाँ आपको सुन रहा हूँ मैं। हम हमारा ये क्वेश्चन है, हम पपीता की कोई अच्छी वैरायटी जानना चाहते हैं, कौन सी अच्छी वैरायटी है? ऐसा है, पपीते में 2 तरह की वैरायटी होती है। एक ऐसी वैरायटी होती है जिसमें नर और मादा अलग अलग पौधे होते हैं, उसमें पूसा ड्वार्फ है, आप वहां से ले सकते हैं। दूसरे ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जो गाइनोडाइसियस होती हैं, जिसमें 2 तरह के पौधे होते हैं। एक वो पौधा जिसमें मादा फूल आते हैं और दूसरा पौधा वो है जिसमें मादा और नर दोनों फूल आते हैं। तो आप दोनों तरह की खेती कर सकते हैं, लेकिन जो गाइनोडाइसियस है उस तरह का इसमें ओपन जो हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, बीज उपलब्धता जो है कम रहती है। तो आप बिहार में पूसा जो हमारा पहले से सेंटर था वहां से इसका बीज आपको मिल सकता है और उसका आप अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, टॉपिक तो ऐसा है कि बहुत लंबे समय तक बात की जा सकती है, लेकिन हम समय से बंधे हुए हैं। आप हमारे कार्यक्रम में किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपने देखा कि कितनी भी सब्जियां भी जो गर्मियों में जिनकी पैदावार होनी, उनकी नर्सरी डालने का समय आ गया है। बहुत सारे हमारे फल जैसे आम है या अन्य फल हैं, उनकी देखरेख का समय आ गया है। तो हमें आशा है कि हमारे कार्यक्रम द्वारा आपको जो जानकारी मिली है उसे अपनाकर आप लाभ उठाएंगे। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।